नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। पॉलिटी का रिवीजन सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है ये, जिसमें आज हम उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबंधित क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। 110 के करीब में क्वेश्चंस होंगे, उससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस हैं। ओके, और इससे पहले राष्ट्रपति, उसके अलावा मूल अधिकार और नीति निदेशकता, तो ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसको जाके आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। पहला का आंसर बी हो जाएगा। आर्टिकल 66(1) के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चयन किया जाता है। ध्यान रखना, लोकसभा के भी शामिल होते हैं और राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं और उपाध्यक्ष भी होता है राज्यसभा का एक, जो जिनका चुनाव अलग से होता है उपाध्यक्ष का। लोकसभा में अभी उपाध्यक्ष नहीं है, अभी सिर्फ लोकसभा में अध्यक्ष ही हैं। इस बार उनका चुनाव नहीं किया गया है। चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन से सही हैं? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यों के विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दूसरा तो गलत ही हो गया, तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? केवल 1 सही है। छठा कथन कारण दिया कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होगा जब वो राज्यसभा के सदस्य होने के लिए अर्हतित है। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त वक्तव्यों में से कौन सा सही है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? छठा का ए हो जाएगा। अभी मैंने बताया था, दोनों ही कथन सही हैं, स्पष्टीकरण भी है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। इसका आंसर रिपीटेड है, याद हो जाएगा आपको बार बार करने से। कौन सा कथन असत्य है ये बताना है आपको। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये इसका गलत हो जाएगा। 9 का सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है, ये पूछा है आपसे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन का सदस्य निर्वाचित होना योग्यता होना चाहिए। नहीं, जनता का सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा का। तो पहला तो गलत ही हो गया। अगर हम इसमें से हटाएंगे तो पहला तो गलत है, लेकिन सही होगा क्योंकि सही नहीं पूछा है ना हमसे। ओके, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब देखते हैं, किसी राज्य के विधायिका के सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। उपराष्ट्रपति का पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, और उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 गलत है। 1 और 4 गलत है। ओके, यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा के सदस्य होने का निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस प्रकार कथन 1 गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है। इस प्रकार कथन 4 गलत है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। कथन 2 और 3 सत्य हैं, अतः सी विकल्प होगा सही। 11 है कि भारत का उपराष्ट्रपति भारत के द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। सही है ये। दूसरा है के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्य का निर्वहन करता है। चौथा है राष्ट्रपति का पद त्याग अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? चारों ही सही हैं। ओके। 12 है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य परिषद के, मतलब राज्यसभा को ही राज्य परिषद भी कहा जाता है, तो राज्यसभा के द्वारा ही हटाया जा सकता है। राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। कहाँ पर? सबसे पहले तो केवल राज्यसभा में। 14 निम्न से किन एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उसके अंदर योग्यता जरूर होनी चाहिए सदस्यता की, जब चुनाव होता है तब, लेकिन क्या उसका सदस्य होता है? नहीं।
लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य भी होता है। अभी जो ओम बिरला हैं वो कोटा से सांसद हैं, लेकिन एम वेंकैया नायडू जी किसी राज्यसभा के सदस्य के सीट पर तो नहीं बैठे हुए हैं ना, वो अध्यक्षता बस करते हैं। अगला है कि नीचे दिए गए 4 युग्मों में जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके द्वारा महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो ये इनमें से कौन है जो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत भी रहे हैं वो? इसका आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी गिरी। ये पूर्व राजदूत भी रहे हैं और उच्चायुक्त भी रहे हैं। राधाकृष्णन जी रूस में भारत के राजदूत रहे हैं। निम्नलिखित में किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 4, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और संकल दयाल शर्मा। 2008 में पूछा था यूपीएससी ने क्वेश्चन। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा था? तो 12वां था, 12 में थे ये। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 17 कंप्लीट हो गया ये। तो ये था उपराष्ट्रपति संबंधी 17 क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबंधित अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। हर साल एक क्वेश्चन आपको टकराएगा, यूपीएससी हो यूपीपीएससी सब में। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। पहला का क्या आंसर हो जाएगा? पहला का हो जाएगा सी, 2, 3, 4। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ना कि प्रधानमंत्री में। तो पहला काट देने पर हमें आंसर मिल रहा था 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, ये बताना है आपको। प्रधानमंत्री के विषय में पूछा है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का डी हो जाएगा। ए गलत होगा तो डी तो सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रधानमंत्री होता है तो नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। इसको याद रखना, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है हमारे प्रधानमंत्री की। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। किसका मुख्य होता है? वो केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। और भारत का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। 5 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में क्या प्रावधान किया गया है? तो प्रधानमंत्री के संबंधित 78 में प्रावधान है। ओके। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण। तो छठा क्या आंसर हो जाएगा? बी और सी में कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उसी का मतलब होता है कैबिनेट। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं तो केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। मंत्रिमंडल अलग होता है, कैबिनेट अलग होता है। जो बड़े मंत्रालय या क्लोजेस्ट मंत्री होते हैं वही होते हैं केवल कैबिनेट के सदस्य। 8 है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह कौन सा है? तो आर्टिकल 352 में। 352 जो आर्टिकल है राष्ट्रीय आपातकाल संबंधी, उसी में केवल एक जगह पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का यूज हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सुझाव पर देश में आपातकाल की घोषणा करेगा। बाकी पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का कहीं भी उपयोग नहीं हुआ है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको संशोधित किया गया था और मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा संशोधित करेगा तभी राष्ट्रपति आपातकाल लगाएंगे। 9वां क्वेश्चन है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है और हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो केवल 2 सही होगा, पहला तो गलत ही है। कैबिनेट सचिव की सलाह, कैबिनेट सचिव कौन सा होता है सलाह देने वाला? तो 9 का बी हो जाएगा। 10 है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। देखो 2 तरह की कार्यपालिका होती है, एक होती है नाम मात्र की, पढ़ा होगा आपने लक्ष्मीकांत में, एक होती है वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं वास्तविक कार्यपालिका के। 11 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत सरकार के समय समस्त कार्यपालक कार्यपालियाँ प्रधानमंत्री के नाम से ही की जाएंगी। नहीं, भारत सरकार की जितनी कार्यपालक कार्यपालियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती, ना कि प्रधानमंत्री के नाम से। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? केवल 1 सही है। 12 है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते।
वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते, वे केवल उच्च सदन में वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य होना होगा। तो देखो क्या होता है, प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो, राज्यसभा या लोकसभा, वो दोनों सदनों में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, अपना वक्तव्य दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो होता है ये केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है। तो लोकसभा में जब भी आएगा तो उसमें जो लोकसभा के सदस्य होंगे वही तो वोट करेंगे। तो अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होंगे तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकते हैं। तो 12 का आंसर ए हो जाएगा। ओके, पहला सही है। 13 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो कौन सा करता है? तो आर्टिकल 75 हो जाएगा। 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित किया गया है। अनुच्छेद 75 1 के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर पूछ रहा है तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। वैसे मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। 15 है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का, IAS 2012 का क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। दूसरा है कि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा के सदस्य, बी गलत हो गया। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए और डी है कि आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा ए। जरूरी नहीं कि वो किसी भी सदन का सदस्य हो, 6 माह के अंदर उसको किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण कर लेना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा में अगर जाने की जो आयु मिल जाएगी तो उसी में वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो 25 साल हो जाएगा। 16 का क्या आंसर हो जाएगा? 25 साल। राज्यसभा में जाने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना हो गया? 30 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। प्रधानमंत्री को क्या पूछा है? क्या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? सी आंसर हो जाएगा। अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, कर सकता है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री की बात कर रहा। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। तो ऐसा कुछ तो है ही नहीं। 18 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। उसे अपने सहयोगियों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सकें। इस प्रकार मंत्रियों के चरण में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसको संसद का सदस्य होना होगा। तो इसलिए पहला वाला गलत था। समझ गए? आगे बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है, 6 माह तक रह सकता है। भारत का वह मंत्री जो संसद के सदनों से किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उसको पद पर और किसी भी सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। 21 है भारत के संसद के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा है संसद के संबंध में। तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये गलत दिया है सी। मंत्रिमंडल दोनों सदनों से भी हो सकते, सदन के बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन उनको सदन की सदस्यता लेनी होगी। तो 21 का आंसर सी हो जाएगा। 22 है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या ऑप्शन ई? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 22 का सी हो जाएगा। लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है भारत का प्रधानमंत्री। समझ गए? इसीलिए लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। 23 है कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, देखो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है? राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है? तो लोकसभा के प्रति। ओके, लोकसभा के प्रति क्या पूछा? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3 सही है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है, अतः अभिष्ट उत्तर भी सही होगा।
मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, इसका आंसर नहीं दिया। 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसमें से कोई सा भी सही नहीं होगा। देखो, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होती है और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वैसे राष्ट्रपति होना चाहिए इसका आंसर, है ना, क्योंकि अगर कोई नहीं दिया है तो इसमें से अगर ऑप्शन मारना होगा तो वही तो मानेंगे ना। लोकसभा का अध्यक्ष के प्रति तो नहीं होगी, संसद के प्रति नहीं हो सकती क्योंकि संसद में राज्यसभा भी शामिल होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 26 का डी हो जाएगा। 27 एक संघीय मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर केवल लोकसभा के प्रति। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। दूसरा गलत होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसका आंसर ए हो जाए, केवल 1 सही है। 29 है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। कथन तो गलत ही हो गया, तो अगर कथन गलत हो गया तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दूसरा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, कारण सही था। क्या लिखा था कारण में? कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति पूछा है, तो क्या ये सही होगा? अगला संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और अगला दिया विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का 30 का आंसर होगा बी, 2 और 3। संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, लोकसभा के प्रति होते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। अपनी पदावधि के समाप्ति से पूर्व रही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति की कृतियों का वहन करेगा। 31 का क्या आंसर हो जाएगा? बी होगा। प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा के भी सदस्य हैं लेकिन अगर लोकसभा में उन्होंने बहुमत उनको नहीं मिल रहा है तो वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। 33 है कि निम्न से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? मंत्रिपरिषद रख सकती है ये पूछा है। अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा? 33 का डी हो जाएगा। मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस कहा जाता है विश्वास प्रस्ताव को। 34 है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है? तो लोकसभा से। 35 है कि अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? स्पीकर की अनुमति। स्पीकर जब बोलेगा तभी बोलेंगे। लोकसभा का सर्वेसर्वा तो स्पीकर ही होते हैं। 36 है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, कितनी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 36 का? तो इसका 50 हो जाएगा। कम से कम 50 लोग ये बोले कि हाँ प्रस्ताव लाना है। पास होगा वो अलग है, कम से कम 50 लोग बोले कि हाँ प्रस्ताव लाना है। ओके। 37 है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हैं तो न्यूनतम सदस्य संख्या, तो 50 हो जाएगा। 38 है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, दोनों ही सही है। अविश्वास प्रस्ताव नाम से शब्द से कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। 75(3) के अनुसार क्या होता है कि सामूहिक रूप से अगर आप मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो अगर लोकसभा में उन्होंने विश्वास खो दिया अपना तो वो सरकार से हट जाते हैं। 75(3) के अनुसार ही होता है कि लोकसभा के सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व जो होती है ना, उसी के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अविश्वास प्रस्ताव शब्द कहीं भी पूरे संविधान में नहीं है। 39 है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सही स्थिति नहीं है, ये पूछा है आपसे। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता केंद्र में, ऐसा गलत होगा, पहला गलत हो जाएगा।
राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव होगा या तो कोई और पार्टी सरकार बनाने का दावा कर सकती है। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेगी। 40 है प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने? प्रदेश का कौन सा नेता? ये कौन सा पूछा है? MPPSC में क्वेश्चन पूछा है, तो उस समय का है तो कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? बहुत बार ये पूछा है क्वेश्चन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर नहीं दिया है इसमें। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री RK षणमुखम चेट्टी थे, और इसमें तो नहीं है उनका नाम, जो कि 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक इस पद पर रहे थे। उत्तराखंड ने 2010 में पूछा, ऑप्शन ही नहीं दिया। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। तो पहले कौन रहे थे? RK षणमुखम चेट्टी जी, उसके बाद जॉन मथाई बना था। 42 है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? तो BR अम्बेडकर जी थे। 43 है निम्नलिखित में से किसका किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनकी अंतरिम सरकार का पोर्टफोलियो से भिन्न था? इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। केवल CH भाभा ये नहीं थे इसमें शामिल, बाकी जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, सरदार बलदेव सिंह, ये सब लोग शामिल थे। इस बार पूछा BPSC ने पूछा था, लियाकत अली जो हैं भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। ये भी आप लोग याद रखना। अंतरिम सरकार में फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन किसके पास थी? तो लियाकत अली के पास, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो देवेगौड़ा, HD देवेगौड़ा, हरदनहल्ली गुड्डेगौड़ा देवेगौड़ा, उनका पूरा नाम है। और कार्यवाहक प्रधानमंत्री 12वें प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को शामिल करके HD देवेगौड़ा थे, जो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इस पद पर रहे थे। प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। देवेगौड़ा 1999 से 2004, तो इस समय तो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे। चंद्रशेखर 89 से 90, तो इस समय तो राजीव गांधी जी रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी 90 से 91, इंद्र कुमार गुजराल 96 से 97, विश्वनाथ प्रताप सिंह 97 से 98। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? 45 का, अच्छा यहाँ पर मैच करना है आपको, मैच करना है। इसका आंसर डी दिया है। A का 3, B का 5, तो इसको पढ़ लेते हैं। HD देवेगौड़ा जी 1996 से 97 तक रहे थे। चंद्रशेखर 90 से 91 तक रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी 91 के बाद कौन बन गए थे? जो नरसिम्हा राव जी हैं वो बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी 98 से 2004 तक रहे थे। इंद्र कुमार गुजराल जी 97 से 98 तक रहे थे। और VP सिंह जी 98 से 90 तक 1989 से 90 तक रहे थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, ओके। और VP सिंह 89 से 90 तक रहे थे, और 85 से 89 तक रहे थे राजीव गांधी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? एक से अधिक बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे ही हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समानांतर के बाद सुशोभित किया? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी को काट दो, 2 जीसीस में है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया। गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47 का आंसर C हो जाएगा। 3, 4, 5 क्या पूछा है? भारत में प्रधानमंत्री के पद एक बार से अधिक समानांतर के बाद सुशोभित किया। देखो इस क्वेश्चन में ना समय अंतराल बोला है, यानी कि लगातार नहीं बोला है, समय अंतराल करके जो प्रधानमंत्री बने हैं उनकी बात कर रहा है, इसलिए इसे जवाहरलाल नेहरू जी को शामिल नहीं किया है ना, क्योंकि लगातार रहे थे। बाकी इंदिरा गांधी भी समय अंतराल करके आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और गुलजारी लाल नंदा भी। तो 3, 4, 5, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। समय अंतराल बोला है, समयांतर देख रहे हो ना, अधिक समयांतर के बाद, मतलब गैप करने के बाद फिर से प्रधानमंत्री बने। 48 हमारे कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? तो अभी तक एक ही हैं, शास्त्री जी। ताशकंद में हुई थी 1965 में, 66 में, 11 जनवरी 66 को। 49 में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो चंद्रशेखर नहीं रहे। बाकी HD देवेगौड़ा, PV नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई तीनों प्रधानमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। 50 से निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? चंद्रशेखर नहीं रहे, बहुत बार पूछा है ये। 51 से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे?
ये पूछा है आपसे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 51 का सी, चंद्रशेखर थे। बाकी देवेगौड़ा, आर के गुजराल और मनमोहन सिंह, ये तीनों ही राज्यसभा से थे। 52 है कि भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद के में कभी उपस्थित नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह जी। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई, इसलिए वो कभी उपस्थित नहीं हो पाए। 53 है निम्नलिखित में कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं। तो ये सारे रहे हैं वीपी सिंह, आर वेंकटरमन, वाईवी चौहान और प्रणब मुखर्जी। उदारीकरण, निजीकरण, भूमिकरण, एलपीजी का जो आया वो किन के समय में घोषित किया गया, उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, नरसिंह राव जी थे। 54 का सी हो जाएगा। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने इसकी घोषणा की थी। 55 है मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, वित्त आयोग का पूर्व अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि थे। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। वित्त आयोग का पूर्व अध्यक्ष नहीं रहे हैं, बाकी ये तीनों ही सही है उनके बारे में। 56 नंबर पर चलते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इसका आंसर क्या हो जाएगा। पंजाब के लोकसभा के सदस्य हैं, नहीं। तो इसका आंसर डी दिया, असम से राज्यसभा के सदस्य थे उस समय 2010 में, असम से राज्यसभा के सदस्य थे। 57 है ये कथन, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण दिया कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो 57 का क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, कथन कारण सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। 58 है कथन कारण, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, वह उसे प्रधानमंत्री को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा। 58 का आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, संविधान में कहीं भी नहीं जिक्र है, और ये राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटाकर इस पद का सृजन किया गया, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। 60 है कि भारतीय संघ की कार्यपालक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही गलत हैं। राष्ट्रपति में निहित होती है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष नहीं होता है। 61 है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा का 3 सदस्य होंगे, गलत है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। तो 61 का क्या आंसर हो जाएगा। 61 का आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही गलत हैं। 62 है कथन कारण, संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। कारण दिया है कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री के द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं। तो 62 का क्या आंसर हो जाएगा डी। कथन 1 और 2 सही हैं लेकिन कथन 3 और 4 गलत हैं। 3 और 4 भी दिया है भाई, उसको पढ़ लेते हैं। मुझे लगा कथन कारण है, ये सारे कथन हैं। ओके, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो आवश्यक नहीं है कि वह समिति के अध्यक्ष हों, बिल्कुल गलत। समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होंगे, अगर किसी भी समिति के सदस्य होंगे प्रधानमंत्री तो। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी गलत है। तो 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत है। मुझे लगा कथन कारण है ये। अगला, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है। तो मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है वही होता है सबसे उच्च सेवा अधिकारी, आईएएस का सबसे ऊंचा पद वही होता है। 64 है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये 91 संशोधन था। ओके, कब किया गया, 2003 में किया गया था, जिसमें 15% फिक्स कर दिया गया था। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने रिपीट करके पूछा है फिर से। ओके, 75 के खंड 1 क में जोड़ा यह प्रावधान किया गया था, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। फिर से वही क्वेश्चन पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 91 संविधान संशोधन 2003। याद रखना इसको सब लोग। 66वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन में पूछा है। अब 67वीं बीपीएससी का भी री एग्जामिनेशन होगा। री एग्जामिनेशन में टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या 36 है। तो 2009 का क्वेश्चन है, उस समय रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। और बीपीएससी जो 67वीं हुई है, अगर सब कुछ सही रहता तो इसका कट ऑफ नीचे जाता, क्योंकि टफ एग्जाम आया था। ओके, साइंस और हिस्ट्री छोड़ के। 67 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। श्वेत पत्र। ओके, 67 का बी हो जाएगा।
सॉरी ये भाग रहा इधर। 68 संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ये गोपाल स्वामी अयंगर के रिपोर्ट पर आधारित है। 69 इनमें से कौन मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? कौन से कार्य हैं? तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता करना। 70 पे चलते हैं कि कौंसिल्स ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च तो इसका भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के CSIR की बात कर रहा है। ओके। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो 1951 में किया गया था। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राजीव गांधी कर्म भूमि का नहीं है। ये सबके जहाँ पर इनको अंतिम संस्कार किया गया वही है। JL नेहरू जी का शांतिवन है, शास्त्री जी का विजय घाट है और इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल है। राजीव गांधी जी का कर्म भूमि नहीं है। राजीव गांधी जी के समाधि का स्थल नाम है वीर भूमि और कर्म भूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के समाधि स्थल है। ये सारे आपको मिल जाएंगे राजघाट के आसपास। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। 74 का बी हो जाएगा। ये क्या क्वेश्चन था? हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया मंत्रिमंडल तक और सही नहीं है अभी तबीयत, नहीं तो मैं पूरा कंप्लीट करवा देता। कोशिश करूँगा आने वाले वीडियो जब आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटी का वीडियो कंप्लीट करवा दूँगा। इसके साथ साथ अगर आपको मध्यकाल से संबंधित वीडियो देखना हो, मध्यकाल और मध्यकाल के साथ मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। मध्यकाल में भी दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गया है। सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन तक पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चंस। उसको जाके जरूर देखना UPPCS से पहले और UPSC से पहले। और पॉलिटी का तो चल ही रहा है, साइंस का भी इससे पहले कंप्लीट हो चुका है, उसको आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।